Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So we have launched a course on Spectrum or Modern Indian History, which is written by Rajiv Iyer. ठीक है. So a brief history of modern India. We have choose this book to deal with our modern Indian history course. ठीक है. I do not choose this book like Freedom Struggle, which is written by Bipin Chandra. ठीक है. फिर इंडिया जो रामचंद्र गुहा ने लिखा, ठीक है, प्लासी टू पार्टीशन. सो ये सभी बुक्स ने हम लोगों ने मैंने चूज़ नहीं करा बिकॉज ये जो बुक है बहुत ही बल्कि बुक है और इसमें बहुत सारे जो नोट्स हैं वो भी बनी नहीं है. तो इट वेरी बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि इन सभी बुक्स को पढ़ना फिर उनका नोट बनाना, ठीक है, और फिर इसको यूज़ करना इन MCQs और फिर मेंस में. तो डैट इज़ वाई आई डोंट चूज़ दिस बुक, ठीक है. बट इन सभी बुक्स के जो मटेरियल्स होंगे, जो भी आइडियाज़ होंगे, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, वो जो हम इस ये जो सीरीज स्पेक्ट्रम का जो कवर कर रहे हैं उसको मैं इसमें भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है. सो इसमें क्या होगा कि हम जो स्पेक्ट्रम है वो भी कवर हो जाएगा और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल जो बिपिन चंद्रा ने लिखा है, फिर रामचंद्र गुहा ने लिखा है, प्लासी टू पार्टीशन, ठीक है. सो ये सभी बुक्स को कवर करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग एक ही बुक कवर करेंगे, स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये बुक जो है वो फिल्म परस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पॉइंट वाइज दी गई है. सो फिल्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई. फिर मेंस का जो होता है वो हम लोग को लगभग 250 वर्ड्स में लिखना होता है. तो इसमें भी हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सफिशिएंट होता है. जो भी MCQs के थ्रू, जो भी बुक्स के थ्रू हम लोग मल्टीपल रिविजन्स करेंगे 4 to 5 टाइम्स. सो दिस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होगा कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन को डील कर ले, ठीक है. सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू कवर दिस स्पेक्ट्रम बुक, ठीक है. और वी स्टार्ट आवर चैप्टर और सीरीज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ठीक है. सो दिस लेक्चर जो है वो इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी मनीष चौधरी and you can subscribe our channel Birsas Academy to make your preparation for UPSC, JPSC, UPPSC and many more state PCS examination. So let's start this lecture. So अगर फर्स्ट जो चैप्टर है स्पेक्ट्रम का आप अगर देखोगे तो इसमें ये डील करता है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है. सो सोर्सेस इसमें बोला गया कि क्या क्या सोर्सेस है थ्रू विच वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसको हम लोग इतने अच्छी तरह का जानते हैं, तो क्या क्या सोर्सेस है जिसके थ्रू हम लोगों ने ये अपने जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंफॉर्मेशन मिला है. सो बहुत सारे जो मटेरियल्स है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स है, आर्काइव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, आर्काइव ऑफ 3 प्रेसिडेंसी, जैसे इंडिपेंडेंट जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी थी, जैसे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ठीक है. सो ये सभी प्रेसिडेंसी से जो भी आर्काइव्स मिले हैं, ठीक है. आर्काइव्स ऑफ यूरोपियंस पावर्स है, ठीक है, जुडिशल रिकॉर्ड्स है, पब्लिक आर्काइव्स है, प्राइवेट आर्काइव्स है, फॉरेन रिपोजिटरीज है, बायोग्राफीज, जिससे बहुत सारे ट्रेवलर्स थे, ठीक है, जो कि ब्रिटिश एरा में आए थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस आए थे. सो उन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखी है और उसमें उन्होंने इंडिया का जिक्र करा, जैसे JS मिल थे, ठीक है, और भी बहुत सारे राइटर्स थे. तो उनकी बायोग्राफी से ये सभी इंफॉर्मेशन मिलती है. फिर न्यूज़पेपर है, जर्नल्स हैं बहुत सारे, जिससे जर्नल्स आते थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते थे, ठीक है. तो उसमें ये इंफॉर्मेशन मिली है. सो ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट बिकॉज दिस इज़ नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो गई, कोई चाहे स्टेट PCS एग्ज़ाम हो गई, चाहे UPSC हो गई, तो कोई भी एग्ज़ाम में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि क्या क्या सोर्सेस है थ्रू विच वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस. सेकेंड चैप्टर अगर आप देखोगे तो दूसरा चैप्टर वो डील करता है मेजर अप्रोचेस टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो मेजर अप्रोचेस मीन्स होता है कि व्यूज़, कि हाउ वी लुक द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री. सो आप अगर जैसे नेशनलिस्ट अप्रोच को देखोगे तो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा. मार्क्सिस्ट अप्रोच को देखोगे तो वो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को एज अ क्लास स्ट्रगल देखेगा, ठीक है, फ्रॉम द हैव्स एंड हैव्स नॉट, ठीक है. आप अगर कम्युनिस्ट अप्रोच देखोगे, लिबरल अप्रोच देखोगे, न्यू लिबरल अप्रोच. सो वेरियस इंटरप्रिटेशन होती है एज पर दी व्यूज़. फेमिनिस्ट अप्रोच देखोगे तो वो एज अ पैट्रियार्की जो जेंडर डिवाइड होता है उसकी बेसिस पे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को देखेगी. तो जो व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है किसी भी हिस्ट्री को देखने का, उसको अप्रोचेस बोलते हैं.
and we are also not going to cover this because this is also not relevant from the point of view of exam. ठीक है, पीटी में भी कोई क्वेश्चन नहीं है और मेंस में भी कोई अदर क्वेश्चंस नहीं है. दैट इज वाई आई सेड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है. आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप नहीं देखोगे तो इससे पहले जो चैप्टर आई थी, ठीक है, ये जो चैप्टर है सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, फिर मेजर अप्रोचेस टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप ये दोनों चैप्टर्स को पढ़ोगे, याद करोगे. लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अगर देख लोगे तो आपको आइडियाज़ होगी कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है. और इससे क्या होता है कि हम लोग का जो बर्डन है वो बहुत ही खत्म हो जाता है. अगर मान लो हम 2 चैप्टर अब हमको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है तो दो चैप्टर का जो बर्डन था वो तो आप खत्म हो गया. सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस. और ये जो मेजर अप्रोचेस है, दिस चैप्टर है वो रेलिवेंट है फॉर द एस्पेरेंट ऑफ हु चूज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एज दर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ठीक है, सो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जिन्होंने लिया है उसके लिए ये जो चैप्टर वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अगर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का आप अगर ऑप्शनल के अगर सिलेबस को देखोगे जो यूपीएससी ने दिया है तो उसमें मेंशन है कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, लिबरल पर्सपेक्टिव, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो ये जो चैप्टर है वो पीएसआई एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि जीएस पर्सपेक्टिव से. दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस. सो हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. ठीक है, सो ओवरव्यू इस जो लेसन, ये जो आज जो लेसन है उसमें बेसिकली हम लोग ओवरव्यू लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पोर्चुगल इन इंडिया को स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले जो हिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी कम अबाउट दिस मॉडर्न. सो जैसे जानते हो कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न. तो हम लोग इसको मॉडर्न क्यों बोल रहे हैं? हिस्ट्री बेसिकली एक कंटिन्यूटी होती है. ठीक है, हिस्ट्री बेसिकली कंटिन्यूटी होती है और हिस्ट्री बेसिकली एक इवेंट्स होती है. ठीक है, सो ये जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन उसके टाइमलाइन में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, और हम लोग उसको टाइमलाइन के अनुसार डिवाइड करते हैं कि इट कम्स अंडर एंशिएंट, इट कम्स अंडर मिडिवल एंड इट कम्स अंडर द मॉडर्न. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमलाइन के टाइमलाइन हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड में जो हुई है उसको हम लोग मॉडर्न बोलेंगे, इस पीरियड से इस पीरियड में जो हुई है उसको हम लोग मिडिवल बोलेंगे. लेकिन हिस्ट्री बेसिकली जो होती है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो एक डायनेमिक सोसाइटी होती है. ठीक है, और सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है. सो आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री को वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली स्टार्टेड विद द मॉडर्न आइडियाज़. ठीक है, सो बहुत सारे जो आप वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स को देखोगे जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थे जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो. ठीक है, फिर जेरेमी बेंथम, जेएस मिल और भी बहुत सारे जो थिंकर्स हुए. ठीक है, उन्होंने बहुत सारा जैसे एरिस्टोटल हो गया, ठीक है, प्लेटो हो गया, तो इन सभी जो थिंकर्स थे और बहुत सारे उन्होंने क्या हुआ कि बहुत सारे आइडियाज़ दिए. ठीक है, और ये आइडियाज़ क्या कि उनकी जो सोसाइटी उनमें रेवोल्यूशन का काम किया. ठीक है, सो ये जो थिंकर्स थे, ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए और उन आइडियाज़ के बेसिस पे पीपल की जो थिंकिंग थी वो चेंज हुई. और पीपल की थिंकिंग चेंज होने से जो हमारी जो सोसाइटी है वो जो पहले जो रिलीजियस सोसाइटी थी, वो जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, उससे आगे निकल के हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी आई. सो बेसिकली जो मॉडर्न हम लोग बोलते हैं वो बेसिकली स्टार्टेड विद द मॉडर्न आइडियाज़. ठीक है, बहुत सारे पीपल सोचते हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है दे स्टार्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ मॉडर्निज्म. ठीक है, सो इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ मॉडर्निज्म. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द कि हम लोग इंडस्ट्री है तो हम लोग उसको मॉडर्न बोलेंगे, ऐसा नहीं है. सो आप अगर हिस्ट्री अगर देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री को तो सबसे पहले थी रोमन एम्पायर. ठीक है, सो रोमन एम्पायर में क्या था कि जो कैथोलिक चर्च थे उसका जो रोल सोसाइटी में वो बहुत ही डोमिनेंस था. ठीक है, इवन द स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय द कैथोलिक चर्च. सो इसमें क्या था जो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. यहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी और यहाँ डिवाइन राइट ऑफ किंग, डिवाइन राइट ऑफ किंग का ये जो कंसेप्ट था उस पर सोसाइटी गवर्न होती थी. जो भी
राजा होगा वो सुप्रीम लीडर होगा, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होगी, वो जो भी डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, ठीक है। तो लॉ भी वही बनाएगा, डिसीजन भी वही देगा, तो मतलब लेजिस्लेचर और जुडिशरी दोनों का फंक्शन राजा ही करता था। और ये तो वो हेरिडेटरी सिस्टम था, ठीक है, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं थी कि अगर कोई भी अदर पर्सन है, अगर उसके पास अगर कैपेबिलिटी है तो वो राजा बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं था। यहाँ पर हेरिडेटरी सिस्टम चलती थी, ठीक है। और यहाँ बहुत ही ह्यूज एक्सप्लोटेशन होता था क्योंकि दे डो नॉट हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। सो राजा के खिलाफ कोई भी बोलता था तो उसको पेनल्टी ऑफ डेथ मिलता था, ठीक है। इसमें क्या होता था कि एब्सोल्यूट मोनार्की में होता था कि राजा जो है, किंग है, ये माना जाता है कि राजा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है। और राजा जो भी कमांड दे रहा है इट इज़ द कमांड ऑफ गॉड है। सो दैट इज़ वाई वी हैव डू नॉट, हम लोग को ये जो राजा का जो कमांड है इसको हम लोग को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सो इसमें क्या हुआ कि ये जो सोसाइटी, जब ये वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स आए तो इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिया, तो हम लोग का जो सोसाइटी वो एब्सोल्यूट मोनार्की से आगे मूव हुई और फिर फ्यूडल सिस्टम आया। एब्सोल्यूट मोनार्की में होते थे कि जो राजा होता था वो सिंगल होता था, जो पावर होता था वो सिंगल पीपल के हैंड में होता था। फिर फ्यूडलिज्म में क्या हुआ कि जो पावर है वो बहुत सारे हायरार्की में बढ़ गया, ठीक है। सो आप जैसे हायरार्की देखोगे, जैसे पहले किंग है वो सबसे ऊपर होगी, उसके नीचे फिर ड्यूक्स आएंगे, अर्ल्स आएंगे, फिर बैरोन्स आएंगे, फिर नाइट्स आएंगे, फिर पीजेंट्स आएंगे। सो इसमें क्या हुआ कि जो हायरार्की जो सोसाइटी में है वो हायरार्की बन गई। बहुत सारे किंग्स और पीजेंट्स के बीच में बहुत सारे नोबल्स आ गए, ठीक है। बहुत सारे नोबल्स आ गए, इनमें बहुत सारे पावर्स थे, मिलिट्री पावर थे। और जब भी राजा को कोई भी मिलिट्री असिस्टेंट्स की ज़रूरत हो गई और भी कोई भी असिस्टेंट की ज़रूरत होगी तो ये नोबल्स राजा को हेल्प करते थे। और लोकल अथॉरिटी में देखोगे तो दे हैव पावर, सर्टन पावर्स इन नोबल्स के पास भी होते थे, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि बहुत सारे पीजेंट्स का जो होता था वो एक्सप्लोटेशन होता था। बहुत सारे जो लैंड्स थे, ठीक है, वो इन पीजेंट्स को दे दिया जाता था और उस पर क्या किया जाता था, एक्सप्लोटेशन होता था। कि मान लो ये जो लैंड है उसमें मैंने पीजेंट्स को दे दिया कि आप इस पर फार्मिंग करो, फिर अगर जब फार्मिंग हो जाएगी तो इसका जो स्मॉल पोर्शन है वो पीजेंट्स को जाएगा, इसका जो लार्ज पोर्शन है वो एज ए नोवेल्स अपने पास रख लेते एज ए रेवेन्यू, ठीक है। तो इसमें पीजेंट्स है, वर्कर्स है, उसका बहुत ही एक्सप्लोटेशन होता था। और फिर फ्यूडल सिस्टम से फिर बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने अपने जो आइडियाज़ दिए, उसके फिर हमारी जो सोसाइटी है वो फ्यूडल सोसाइटी से फिर मॉडर्न सोसाइटी में आई, ठीक है। सो आप अगर देखो तो मॉडर्न सोसाइटी बेसिकली स्टार्टेड विद द मेनी रेवोल्यूशन, ठीक है। सो बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हिस्ट्री, आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे तो जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, ठीक है। सो जो पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया मोनार्की सिस्टम को, ठीक है। सो आप अगर इसे जानते हो कि अमेरिका वाज वन ऑफ द ओवरसीज कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। सो ब्रिटेन की कॉलोनी थी अमेरिका, और ब्रिटेन की जो रानी थी, ठीक है, वो उनका रूल चलता था अमेरिका पे भी। तो जो अमेरिका है उसने इस मोनार्की सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। दे ओवरथ्रोन दिस मोनार्की सिस्टम, दे ऑल्सो रिजेक्ट दिस डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, ठीक है। सो डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप ये जो थ्योरी थी उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दे गिव द कंसेप्ट ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मीन्स कि आप टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते हो जब तक आप पीपल को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हो इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। सो आप अगर टैक्स इम्पोज तभी कर सकते हो, आप गवर्न तभी कर सकते हो जब आप रिप्रेजेंटेशन पीपल को देखते हो इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर थे, बहुत सारे उन्होंने बहुत ही इलाइटमेंट जो आइडियाज़ दिए, लाइक लॉक, मिल्टन, ठीक है, और हैरिंगटन, और भी बहुत सारे आइडियाज़। और जो ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन वहाँ से एक आइडिया निकल के आई बिल ऑफ राइट, ठीक है। सो उन्होंने डिवाइन राइट ऑफ किंग्स इसको तो रिजेक्ट करा ही करा, और उन्होंने एक कंसेप्ट लाया बिल ऑफ राइट। और जो इंडियन प्रेजेंट डे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है वो जो फंडामेंटल राइट हम लोगों ने इस बिल ऑफ राइट को से अडॉप्ट करा, ठीक है। सो जब ये अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गई तो अमेरिका में बहुत फ्रीडम और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई। तो इसको देखते हुए अदर स्टेट्स, अदर यूरोपियन स्टेट्स में भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। फिर उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 से 1799 तक हुआ था, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियाज़ निकल कर गया उसको बोलते हैं हम लोग लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिलिटी, ठीक है। सो इसमें बोला गया कि एवरी इंडिविजुअल हैव द राइट
ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने रिजेक्ट कर दिया डिवाइन राइट ऑफ थ्योरी, जो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन ने भी रिजेक्ट करा था। और रूसो जो कि वन ऑफ दी वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, एंड दे प्रोमोगल्टेड, मतलब उन्होंने स्पीच दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने बोला था कि एवरी वन इज़ इक्वल, ठीक है, और ये कोई भी ज़रूरी नहीं कि जो सोसाइटी है उसमें जो मोनार्की है, जो राजा, वो सबसे हाई होगा, ऐसा कोई नहीं है। एवरी इंडिविजुअल है वो इक्वल है। बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हुए, उन्होंने बहुत सारे जो कंसेप्ट दिए। उन्होंने कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स दिया, कि उन्होंने बोला कि जो इंडिविजुअल है उसके पास सर्टन राइट्स होते हैं, लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सो ये सब जो राइट्स है वो पर्सन गेट करता है फ्रॉम द नेचर, ठीक है, और ना कि फ्रॉम द किंग। सो ये जो राइट है वो पर्सन इंजॉय करता है टू एज अ बीइंग। सो अगर कोई पर्सन है, अगर वो इंडिविजुअल है, ठीक, सॉरी, सो अगर कोई पर्सन है, अगर कोई इंडिविजुअल, तो उसके पास सर्टन राइट्स होंगे, लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है। और ये सब राइट्स होंगे तो वो एज अ राइट्स इन सभी राइट्स को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो एज अ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। और ये ह्यूमन बीइंग, ये जो राइट है वो थ्रू नेचर उसको मिल रहा है, ठीक है। आप जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ोगे वेस्टर्न थिंकर्स के, तो उसमें ये बात बोली गई है, ठीक है। सो बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स से बहुत सारे आइडियाज़ दिए, ठीक है, लाइक पेंथर ने आइडिया दिया हैप्पीनेस का, ठीक है। सो इन सभी थिंकर्स ने, एरिस्टोटल ने, प्लेटो ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, और उसके बेसिस पे हमारी जो सोसाइटी वो चेंज हुई। सो नाउ वी विल सी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हम लोगों ने वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देख लिया, और अब हम लोग देखेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इंडियन पर्सपेक्टिव से कैसी है, ठीक है। सो व्हेन वी सी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्टेड व्हेन, सो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बेसिकली स्टार्टेड विद द यूरोपियंस, ठीक है। सो बहुत सारे यूरोपियंस आए, जैसे डच आए, पोर्चुगल्स आए, फ्रेंच आए, इंग्लिश आए, ठीक है। सो ये सारे यूरोपियंस आए, और हमारी जो सोसाइटी थी उन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, अपने जो एजुकेशन सिस्टम थे, उनको इम्प्लीमेंट करा, और उससे हमारी जो सोसाइटी थी वो धीरे धीरे चेंज हुई, और हमारी जो सोसाइटी थी वो मॉडर्निज्म के थ्रू, मॉडर्निज्म के आगे चली, ठीक है। सो जैसा आप जानते हो कि जो बहुत सारे ब्रिटिशर्स, बहुत सारे यूरोपियंस इंडिया में आए थे, तो जब ब्रिटिशर्स जब 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने उनको चार्टर दिया एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन ओरिएंटल गुड्स, तो वो पहले आए कि उन्होंने बोला कि आई एम हियर टू ट्रेड, ठीक है। सो उन्होंने क्लेम किया कि आई एम हियर टू ट्रेड, आई एम हियर फॉर माई कॉमर्शियल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने पाया कि यहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके बाद उनके जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे नहीं है एक दूसरे के साथ, सो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया, और दे स्टार्टेड एम्बिशन कि वी शुड रूल दिस प्लेस, ठीक है। सो उन्होंने अपना जो कॉमर्शियल जो इंटरेस्ट था उसको चेंज करके इम्पीरियल इंटरेस्ट और इम्पीरियल जो एम्बिशन को चेंज कर दिया। सो अदर जो यूरोपियंस आप अगर देखोगे तो जो ब्रिटिशर्स जो 1600 आए थे, उससे पहले भी बहुत सारे जो यूरोपियंस थे उन्होंने आया था, जैसे डच थे, ठीक है, फिर पोर्चुगल्स थे। सो ये सभी यूरोपियंस पहले थे, और फिर जब ब्रिटिशर्स आए और फिर उसके बाद फ्रेंच आए, तो इनके जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि दे वांट एक्सप्लोटेशन ऑफ दिस प्लेस, रॉ मटेरियल वो चाहते थे अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। सो इनका जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट था वो बहुत ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और फिर इन्होंने क्या किया, आपस में वॉर करा, ठीक है। और थ्रू मेनी वॉर्स लाइक बैटल ऑफ वांडी वॉर्स, कार्नेटिक वॉर्स, और मेनी वॉर्स के कारण ब्रिटिशर्स ने वन बाय वन डच, पोर्चुगल और फ्रेंच को इंडिया से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। सो ये जो यूरोपियंस से धीरे धीरे इंडिया से गायब हो गए, फिर बसते हैं जो इंडिया में वो बसते हैं प्रिंसली स्टेट, ठीक है। सो आप जैसे जानते हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लगभग 550 से अधिक हमारे जो थे वो प्रिंसली स्टेट थे, और जिसका जो इंडिया यूनियन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको अपने में साथ में मिलाया था, ठीक है। सो जब पोस्ट जो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके जो आप अगर देखोगे तो रिलेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा बहुत ही ख़राब थे, ठीक है।
तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई, उसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, ठीक है। सो यूजिंग दिस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो क्या करते थे कि मान लो दो प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो वो वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप लोग जो प्रिंसली स्टेट्स हो, आप लोग हमेशा क्यों लड़ते रहते हो, वाई यू ऑलवेज फाइट। सो अगर मान लो ये प्रिंसली स्टेट्स बोलता है कि ये जो बाजू वाला स्टेट है, ये दे ऑलवेज अटैक ऑन मी एंड दे ऑलवेज ट्राई टू एनेक्स माई टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि ये जो स्टेट है, ये हम लोग पर भी अटैक करता है, सो लेट अस फाइट टुगेदर। सो ये क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स प्लस ये जो प्रिंसली स्टेट है, इसको आपस में मिला लेंगे और ये दोनों मिल करके फिर इससे फाइट करेंगे, ठीक है। और जब इसको हरा देंगे फिर इसको एनेक्स कर देंगे। सो धीरे धीरे आपस में ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज़ करके धीरे धीरे जो वीकर स्टेट है उसको एनेक्स करना स्टार्ट करा उन्होंने। और ये जो आप अगर प्रिंसली स्टेट्स के अगर जो रूलर्स को देखोगे, तो वो जो थे उनका बहुत ही एम्बिशियस नहीं थे, ठीक है। उनका जो काम था वो बेसिकली लूडो खेलते थे, शिकार पे जाते थे और देवदास और पारो ये सब करते रहते थे। उनका जो एम्बिशन था वो बहुत ही हाई नहीं था। आप अगर ब्रिटिशर्स को देखोगे, यूरोपियंस को देखोगे, तो आप उनको देखोगे तो वो मेडिटेरियन सी से आप केप ऑफ गुड ऑफ एस ये इसको पार करते हुए इंडिया में आए, ठीक है। उनका इतना ह्यूज एक्सप्लोरेशन किया। लेकिन आप इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स को देखिए, तो कोई भी रूलर ने ये ट्राई नहीं किया कि वो अदर कंट्रीज में जाए, उसको अपना कॉलोनी बनाए, ठीक है, या जो अपग्रेडेशन ऑफ वेपन्स है, आर्मी है, उनके अपग्रेडेशन में काम करें, ठीक है। सो उनका कोई भी पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था। उनका केवल काम था कि शिकार पे जाना, रॉयल लाइफ को एंजॉय करना, ठीक है, पारो एंड चंद्रमुखी करना, तो ये सब काम था उनका। कोई भी उनका जो एम्बिशियस था वो कोई भी प्रिंसली स्टेट्स में वो किंग नहीं थे। सो उसका यूज़ ब्रिटिशर्स ने किया और वो धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट्स को भी उन्होंने धीरे धीरे एनेक्स कर दिया थ्रू वेरियस ट्रीटीज, ठीक है, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ जिसे ठीक है, हाँ, जैसे सब्सिडरी अलायंस। सो नाउ वी विल सी कि जो मेथड जो ब्रिटिशर्स ने यूज़ करा था टू कॉन्क्वेस्ट इंडिया, सो वो मेथड क्या थी, ठीक है। सो जो ब्रिटिशर्स ने जो मेथड यूज़ किया था जो इंडिया को अपना कॉलोनी बनाने के लिए, उसको बोलते हैं वॉर, ट्रीटी एंड वॉर, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड ब्रिटिशर्स पहले क्या करते थे कि दे स्टार्टेड वॉर, ठीक है। सो वो क्या करते थे कि जो उनका जो कॉमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, उसका जो रेवेन्यू मिलता था उनको यूज़ करते थे टू हायर इंडियंस, ठीक है। और इंडियंस को हायर करके उसको अपने मिलिट्री में, अपने सिपाही में उसको जगह देते थे, फिर उनको ट्रेनिंग देते थे और अपने ही इंडियंस को यूज़ करते थे अगेंस्ट द इंडियन, ठीक है। सो उन्होंने क्या करा, अपने जो रेवेन्यू, अपने जो कॉमर्शियल जो पावर है उसको यूज़ किया टू ट्रेन द इंडियंस, और इन इंडियंस का यूज़ किया टू एक्सप्लोर द इंडियंस, ठीक है। जैसे मंगल पांडे है, उन्होंने ये कंसेप्ट को समझ लिया कि ब्रिटिशर्स है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडियंस को यूजिंग आवर ओल्ड पीपल, ठीक है। सो उन्होंने रिवोल्ट किया 1857 का, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे कार्डे सिस्टम थी, कार्डे सिस्टम में उन्होंने क्या करते थे कि जो बहुत सारे जो शुगर के मांस है, ठीक है, गाय के मांस है, सो इस सब का यूज़ होता था। सो रिलीजियस प्रॉब्लम भी थी, ठीक है। सो जिसके कारण जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट था वो यूज़ करते थे ट्रीटी का। सो इसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ट्रीटीज़ का यूज़ किया, जैसे सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, और भी बहुत सारे ट्रीटीज़ फलना डिकरा यूज़ करते थे। इसमें क्या करते थे कि पहले जो मान ले बहुत सारे जो आप देखोगे ब्रिटिश एरा में, सो बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स थे, लाइक मराठास थे, ठीक है, सिख्स थे, मैसूर थी, बंगाल थे। तो ये सभी बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे, तो ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी कि वी आर नॉट एबल टू डिफीट दिस बिग एम्पायर एट अ वन टाइम, ठीक है। सो वन टाइम में इतने बड़े एम्पायर को हम लोग एक बार में हरा नहीं सकते। सो दैट इज़ वाई दे यूज दिस मेथड ऑफ ट्रीटी। सो इसमें क्या करते थे कि मान लो आप ये मराठा से, तो मराठा से वो फाइट करेंगे, ठीक है, और फिर अगर फाइट करेंगे तो जानते कि वो एक बार में उसको हरा नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, फाइट करने के बाद वो सॉरी सॉरी बोलेंगे, ठीक है। सो सॉरी बोलने के बाद जो मराठास है उनको लगेगा कि ये जो सामने वाला है वो सॉरी बोल रहा है, सो वी शुड लेफ्ट देम, ठीक है। सो अब क्या होता है कि ये जो ट्रीटी होता है ये बेसिकली एक वीकनिंग ऑफ एनिमी टूल बोलते हैं,
और इसमें क्या होता है, एक ब्रेक होता है, ठीक है। सो ये यूज़ करते हैं टीटी एज अ ब्रेकिंग टाइम, और इसमें क्या करते हैं, ये अपने पावर को वो कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। सो ये पावर कंसोलिडेशन का टाइम होता है। और जब मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, सो ब्रिटिशर्स और मैंने लड़ा, तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि सॉरी सॉरी मेरे से गलती होगी, अब मैं दोबारा फाइट नहीं करूँगा, तो मैं ब्रिटिशर्स को माफ़ कर दूंगा। लेकिन अब क्या कि ब्रिटिशर्स ये ट्रीटी का यूज़ करके ये जो टाइम है उसको अपने पावर कंसोलिडेशन में लगाएंगे, और मेरे को लगेगा कि चलो ब्रिटिशर्स ने सॉरी बोला तो वो दोबारा फाइट नहीं करेंगे, तो मैं तो सो रहा रहता हूँ। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो चैलेंज करेंगे कि आ जाओ, देख दो दो हाथ कर लेते हैं, देखते हैं कितना किसमें पावर है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम चैलेंज करेंगे। तो इस टाइम में क्या होता है, दे ऑलवेज वो अपना पावर को कंसोलिडेट कर रहे थे, और मैंने कुछ भी तैयारी जो वॉर के लिए होती है वो मैंने नहीं करा है, तो उसका बेनिफिट ब्रिटिशर्स को होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई दोनों पर्सन लड़ाई करते हैं तो उसमें जो लॉस होता है वो दोनों को होता है। तो इसमें जो लॉस हुआ वो मुझे हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये जो ट्रीटी साइन किया था, सो इस पीरियड में उन्होंने अपना जो पावर था उसको कंसोलिडेशन करने के लिए यूज़ करा, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा। और फिर जब दोबारा फाइट होगी तो मैं ब्रिटिशर्स से हार जाऊंगा, और वो फिर हमको एनेक्स कर देंगे, ठीक है। सो ट्रीटीज़ बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सब्सिडी अलायंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इन सब ट्रीटीज़ का यूज़ करा टू एनेक्स बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में क्या था कि बहुत सारे जो राजाशाही थे उनका अगर कोई वंशज नहीं है, ठीक है, तो उनको वो एनेक्स कर दे रहे थे, ठीक है, और फिर वॉर करते। तो ये जो मेथड था वो वॉर ट्रीटी और वॉर, ये मेथड यूज़ करते थे टू एनेक्स दिस प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। और अब अगर फ्रीडम स्ट्रगल देखोगे तो फ्रीडम स्ट्रगल ने हम लोग ने जो मेथड यूज़ किया था टू अगेंस्ट दिस ब्रिटिशर, हम लोग ने यूज़ किया था स्ट्रगल टू स्ट्रगल, ठीक है। सो इसमें क्या होता था कि पहले हम लोग स्ट्रगल करते थे, मास स्ट्रगल करते थे। मास स्ट्रगल में जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गए, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट हो गए। सो ये सभी मूवमेंट है वो मास मूवमेंट होती थी। तो मास मूवमेंट का एक फीचर होता है कि जो मास मूवमेंट होती है वो बहुत ही लॉन्ग समय तक हम लोग कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो पीपल्स की जो एनर्जी होती है वो एग्जॉस्ट होती है टाइम टू टाइम, और फिर मास जो है वो थक जाती है। सो इसमें क्या होता था कि हम लोग पहले स्ट्रगल करते थे, मान लो हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करा या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा। सो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है, इसको हम लोग थोड़े समय तक चलाएंगे। फिर हम लोग जब देखते हैं कि जो मास का जो एनर्जी है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है, तो हम लोग ट्रूथ पीरियड में जाएंगे, इसमें हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग अपने एनर्जी को कंसोलिडेट करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रगल को लॉन्च करेंगे, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, सिविल CDM 2.0 हो गया, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। तो ये सभी मेथड का हम लोग यूज़ करा हम लोगों ने अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। And one thing I want to mention here, that while we covering the modern Indian history, we have to link the modern Indian history to world history also, because in UPSC and many more state pieces examination, there is a tendency to ask question by linking the world history to Indian history, ठीक है। UPSC में ही मेंस में एक क्वेश्चन आई थी कि वन हु यूनाइटेड इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड वन हु यूनाइटेड जर्मनी, बिस्मार्क. So what is the similarity and differences when you united Germany, Bismarck, and when you united India, Sardar Vallabhbhai Patel, ठीक है। So that is why we have to link the Indian history to world history from the for the mains examination, not the PT, ठीक है। So PT के लिए नहीं करना, लेकिन मेंस के लिए हम लोग को ब्रॉडर पिक्चर अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम लोग कनेक्ट कर सके कि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हो रही है तो उसका कुछ इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री में हुआ होगा, और इंडियन हिस्ट्री में अगर कुछ हुई होगी तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ होगा, ठीक है। सो हम लोगों ने इन्वायरमेंट के लिए भी अपना कोर्स सीरीज स्टार्ट किया ऑफ द बुक शंकर आयस की जो बुक है, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को कवर करा। लगभग जो नेशनल पार्क्स है उसमें हम लोगों ने 20 नेशनल पार्क्स को कवर करा। ये पार्ट ए है, लगभग पार्ट 4 बनेगी जिसमें हम लोग 20 नेशनल पार्क जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पिलग्रिम्स पॉइंट ऑफ व्यू उसको कवर किए हैं, ठीक है। सो यू कैन चेक दिस and thank you for listening us, or you can subscribe our channel, ठीक है। So you must subscribe our channel to make your preparation, because we are working hard, ठीक है। So thanks for listening us, so thank you.